हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21। स्टार्ट करते हैं नाउ। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, संविधान के संविधान के किस भाग में संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है, इसमें पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो आंसर बताइए। इसका आंसर है 9, मतलब कि 9। मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ। जो पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय प्रशासन मतलब कि नीचे गांव से लेके केंद्र तक शासन करना। अब केंद्र में शासन है तो वहाँ से गांव तक शासन किस तरीके से किया जा सकता है, स्थानीय प्रशासन से। स्थानीय प्रशासन, तो इस स्थानीय प्रशासन को लाने के लिए भारत में 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसके तहत क्या हुआ, ग्रामीण स्तर पर हमने स्थानीय प्रशासन को लागू किया, स्थानीय शासन को लागू किया और इसका नाम क्या रखा, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। और इसके तहत हमने कौन सी संशोधन किया, 73वां संशोधन किया। ध्यान रखना, पंचायती राज व्यवस्था या ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड कौन सा संविधान है, 73वां संविधान 1992 है। इसके तहत हमने भाग 9 को जोड़ा। इसके साथ ही हमने क्या जोड़ी, 11वीं अनुसूची जोड़ी, 11वीं भाग 9 जोड़ा। 11वीं अनुसूची कौन से नंबर की जोड़ी हमने, 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी। इसके साथ ही हमने कितने अनुच्छेदों को इसमें सम्मिलित किया, 16 अनुच्छेद को सम्मिलित किया। और ये अनुच्छेद जो स्टार्ट हो जाते हैं ये 243 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमने इसमें कितने विषय जोड़े, तो इसमें जो विषय जोड़े हमने, कितने विषय जोड़े, 29 विषय को हमने जोड़ा है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसमें महिलाओं को कितना % आरक्षण है, तो मध्य प्रदेश में इससे रिलेटेड अब पूरे भारत में है, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश ने लागू किया था। महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था या नगरीय प्रशासन दोनों में ही। स्थानीय प्रशासन में कितना आरक्षण दिया है महिलाओं को, 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है, इनका चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इसमें एक और बात ध्यान रखने की ये है, अगर कोई ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष 2 साल बाद हट जाते हैं किसी कारणवश, उसके बाद फिर से जो चुनाव होंगे तो उनका जो कार्यकाल होगा वो बचे 3 वर्ष के लिए नहीं होगा, वो संपूर्ण 5 वर्ष के लिए फिर से चुने जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। हमने अभी पढ़ा है 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। प्रशासन, स्वशासन, शासन जो भी आए बात एक ही है। और 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, स्थानीय शहरी स्थानीय स्वशासन। हमारे यहाँ पे स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था, जिसके तहत 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे ग्रामीण स्वशासन जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन ये भी 92 में ही हुआ था, ये भी 92 में ही हुआ था। और इसके तहत कौन सा जोड़ा गया, शहरी स्थानीय स्वशासन। अब इन संशोधन के द्वारा और क्या क्या जोड़े गए उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 73वें वाले में डिस्कस कर चुके हैं। अब 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया है, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा
भाग, उसमें भाग कौन सा था 73 वाले में 9, और इसमें जो भाग आएगा वो कौन सा होगा 9A, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। मैं आपको बता रही हूँ इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो हमें उसके आसपास का संपूर्ण पृष्ठभूमि याद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका जो भाग है वो 90A 9A भाग जोड़ा गया था। इसमें जो विषय जोड़े गए थे, कितने विषय जोड़े गए थे हमने, 18 विषय जोड़े गए थे। अनुसूची को देख लेते हैं, इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें 11वीं अनुसूची, इसमें 12वीं भाग, उसमें 9, इसमें 9A, उसमें विषय 29 थे, इसमें विषय कितने जोड़े गए, 18 विषय जोड़े गए। और अनुच्छेद कितने जोड़े गए, अनुच्छेद जो जोड़े गए वो भी 18 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक है, यहाँ पे और इसमें भी महिलाओं को कितना % आरक्षण है, तो इसमें भी महिलाओं को 50% आरक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो आप सबको पता है अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, एक pH स्केल होती है जो 0 से लेके कहाँ तक होती है, 14 तक मान होते हैं, और जो बीच में होता है वो क्या होता है, 7 होता है। इस 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब कि ना तो वो क्षारीय होगा ना वो अम्लीय होगा। तो 0 से 7 के बीच में अगर pH वैल्यू जो भी रही तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर रहा तो क्षारीय होगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, रक्त होता है, उसकी pH वैल्यू क्या होती है 7.4, तो वो क्या है, क्षारीय। समुद्र का जल लगभग 8 के आसपास होता है, तो वो क्या होता है, क्षारीय। लेकिन वहीं अम्लीय देखेंगे तो अम्लीय में हम देख लेते हैं नींबू का रस, तो लगभग 2 के आसपास pH वैल्यू होती है, तो वो क्या हो गया, अम्लीय। एसिड जो भी रहेंगे, नींबू है, टमाटर है, जो भी खट्टे रहते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिड रहता है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है, तो वो सब अम्लीय है। और जो क्षारीय रहते हैं, थोड़ा सा नमक, तो वो सब जो होगा वो क्षारीय होंगे। और 7 पे जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। तो अम्लीय मतलब जब पानी में सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाते हैं, नाइट्रो मोनोऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जब मिल जाता है पानी में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 4.7 वैल्यू हो जाती है, उससे भी कम वैल्यू हो जाती है, तो वो पानी क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जब पानी की वैल्यू 4.7 से ज़्यादा ही गिरने लग जाती तो वो अत्यधिक नुकसानदायक होता है जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए। तो जब भी वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और पानी की वैल्यू गिर के 4.7 से भी कम हो जाती है, और या 4.7 और उससे भी कम हो जाती है, तो वो अत्यधिक हानिकारक हो जाता है। और न्यूट्रल पानी कब रहेगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी न्यूट्रल रहता है, ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया है, वो हमने इंग्लैंड से लिया है, विधि का शासन। ठीक है, हमारे संविधान में मोस्टली चीज़ें हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से ली है, और इंग्लैंड से हमने काफ़ी चीज़ें अपनाई हैं, और विधि का शासन हमने इंग्लैंड से या ब्रिटेन से अपनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? अब चुनाव से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग। तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करेगा, भारत का निर्वाचन आयोग। अब एक बात ध्यान रखने की ये है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 3 चुनाव कराता है, एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराते हैं, लोकसभा का चुनाव कराते हैं, और दूसरा सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव कराते हैं। बाकी जो स्थानीय स्वशासन है, अभी बात हुई है नगरीय प्रशासन और शहरी प्रशासन, उनका जो चुनाव
का संबंध में जो भी कार्रवाई करेगी वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। लेकिन भारत की जब बात आए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात आए, लोकसभा के चुनाव की बात आए या राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव की बात आए तो वो कौन करेगा? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? अब लोकसभा की जो कार्रवाई होती है, स्टार्टिंग की जो कार्रवाई होती है, तो उसके जो काल को कहा जाता है वो कहा जाता है प्रश्नकाल। अब यहाँ पे सर्वाधिक कन्फ्यूज़न, मोस्टली जो कन्फ्यूज़न होता है वो कहाँ होता है? शून्यकाल और प्रश्नकाल में होता है। तो सबसे पहले जो होंगे वो प्रश्न पूछेंगे। जैसे ही सांसद आएंगे तो अपने अपने प्रश्न, आपको पता है ना कि एक समूह में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के जो कन्फ्यूज़न होता है उनको पूछते हैं। तो वही होगा कि लोकसभा में भी लोग जब सांसद जब इकट्ठे होंगे तो वो भी एक दूसरे से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल का होता है। शून्यकाल को याद करने का भी एक तरीका है। जब प्रश्नकाल होता है उसका समय क्या होता है? 11 से 12 बजे का जो समय होता है वो प्रश्नकाल कहा जाता है। लेकिन 12 बजे के समय, मतलब 12 बजे के बाद, प्रश्नकाल के जस्ट बाद जो समय शुरू हो जाता है वो शून्यकाल कहा जाता है। और 12 बजे अब उसको कौन सा समय दें, क्योंकि 12 से 1 कौन सा समय दें, तो उसको कोई समय न देने के कारण इसका नाम क्या रख दिया? इसको शून्यकाल ही कह दो, क्योंकि 12 बज गई है। अब हम इसको कौन सा समय गिने? तो 12 बजे से जो शुरू होता है प्रश्नकाल के जस्ट बाद जो प्रोग्राम शुरू होता है उसे क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। ये प्रश्नकाल शून्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा का जल संग्रहण क्या है? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, इसका आंसर निकल जाएगा। देखते हैं। पानी का वितरण, अगर पानी को हम वितरित करेंगे तो क्या उसका संग्रहण हो सकता है? नहीं, तो फर्स्ट क्रॉस हो गया, नहीं है। प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, मतलब प्रयुक्त जल उसका संग्रहण करना और भंडारण करना। ठीक है, संग्रहण भंडारण करना ही संग्रहण कहलाता है। लेकिन अगला वो वर्षा जल बोल रहा है, मतलब पानी वाला जल। वर्षा जल का जमाव और भंडारण, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्षा के जल का हमें क्या करना है? जमाव करना है और उसका क्या करना है? भंडारण करना है, मतलब उसको इकट्ठा करना है और उसको अत्यधिक समय के लिए सुरक्षित रखना है। तो वो क्या कहलाएगा? वर्षा जल का भंडारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय गेंडा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? आप सबको पता है भारतीय गेंडा कहाँ पाया जाता है? कांजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में भारतीय गेंडा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? मतलब ऊर्जा कहाँ से उत्पादन होती है और कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, तो उसका सही क्रम क्या है? तो उसका सही क्रम है, सबसे पहले ऊर्जा का उत्पादन होगा, उत्पादन के बाद उसका उपभोग होगा, उपभोग के बाद उसका क्या होगा? अपघटन होगा। सबसे पहले कोई भी चीज़ बनती है, हम नॉर्मल पौधे से करेंगे तो पहले पौधा उगेगा, उसके बाद उसका उपभोग होगा, हम उसे खाएंगे और उसके बाद क्या होगा? उसका अपघटन, मतलब उसका पाचन हो जाएगा। तो सही क्रम क्या होगा? फर्स्ट, याद रखना, उत्पादक, उपभोग और उसका फिर होगा अपघटन। सबसे पहले बनेगी, फिर उसका सेवन होगा और फिर उसका यूज़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। मैं अगले सेशन में उसको, हो सकता है तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? आपको पता है
वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है, एक बार देख लीजिए। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अनुपात है। सर्वाधिक जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, वो 78% पाई जाती है, एनो नाइट्रोजन गैस। उसके बाद क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। कितना परसेंट पाया जाता है, लगभग 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके बाद क्या पाया जाता है, ऑर्गन गैस पाई जाती है। ऑर्गन गैस पाई जाती है वो कितना परसेंट पाई जाती है, 0.93%। इसके बाद जो गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कितने परसेंट पाई जाती है, 0.03%। इसके बाद वायुमंडल में सभी विभिन्न गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, प्रोपेन, एथेन, मेथेन, वेथेन, जो भी है वो सभी गैसें इसके बाद पाई जाती हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस में हमें पता है ग्रीन हाउस गैस किससे रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसने पूछा है ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद जो ये भी हमें अनुपात पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, या क्रम बता दो कि सबसे पहले फिर तो आपको ये क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले सेशन में फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।